नमस्कार, मैं आपकी अनजानी सी। आप जानते हैं ये बात है ना कि ना कुछ बच्चे हैं ना जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वो भी वही सिलेबस पढ़ते हैं और हम भी वही सिलेबस पढ़ते हैं, तो उनके नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, हमारे नंबर कम आते हैं। तो ऐसा क्या पढ़ लेते हैं वो लोग है ना जिससे उनके नंबर ज़्यादा आते हैं? हम भी तो वही पढ़ते हैं, हमारे नंबर तो ज़्यादा नहीं आते हैं। तो एक ये जो सवाल है अक्सर बच्चे हमसे पूछते हैं, तो इस सवाल का मैं ये जवाब इस वीडियो के माध्यम से देना चाहती हूँ। और एक और बात है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, ये भी। तो आपने ना जब ये बड़े बड़े जो लोग हैं यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं, पीएससी क्लियर कर लेते हैं, तो वो जब अपने इंटरव्यू देते हैं तो उसमें आपने अक्सर वो लोग एक वर्ड का यूज़ करते हैं, एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी। तो ये रणनीति है, इसको रणनीति कहते हैं। तो वो क्या रणनीति अपनाते हैं जिसकी वजह से है ना ये इतना बड़ा एग्ज़ाम है ना वो क्लियर कर लेते हैं, तो उस रणनीति के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, इसमें एलिजिबिलिटी ये होती है कि इसमें नेट होना चाहिए, सेट होना चाहिए और पीएचडी होना चाहिए। तो नेट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और पीएचडी तो आप सभी लोग जानते ही हैं। तो सेट क्या जो एग्ज़ाम है वो 11 जनवरी 2026 को होने वाला है। अब उसकी तैयारी आप कैसे करें, क्या रणनीति अपनाएं और किस तरीके से आप पढ़ें कि आपका ये क्लियर हो जाए। और जो भी मैं बातें बताने वाली हूँ 100% अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आपका ना एग्ज़ाम, कोई सा भी एग्ज़ाम हो ना, वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये रणनीति सभी एग्ज़ाम पर लागू होती है। तो सबसे पहले आप सेट का जो है ना किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का आप सिलेबस सबसे पहले डाउनलोड कर लें, और सिलेबस के साथ में जो भी एग्ज़ाम, जो भी आपके बुक्स हैं उससे संबंधित जो बुक्स हैं वो सब बुक्स को आप इकट्ठा कर लीजिए। एग्ज़ाम पे जो सिलेबस है उसके अंदर जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं इस सिलेबस, तो सिलेबस में जो भी टॉपिक दिया हुआ है ना वो टॉपिक आप अपनी बुक में टिक कर लें। तो सारे टॉपिक्स आप अपनी बुक में टिक कर लें, जिससे क्या होगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, सबसे बड़ी बात है। तो जो टॉपर्स होते हैं ना वो यही रणनीति अपनाते हैं, वो सब कुछ नहीं पढ़ते। एग्ज़ाम कॉम्पिटिशन में सब कुछ नहीं पढ़ा जाता है, जो सिलेक्टेड चीज़ ही पढ़ी जाती है। तो ये आप कर लीजिए। उसके बाद में आप है ना अपनी बुक उठाइए और वो पर्टिकुलर टॉपिक आप उठाइए और उस टॉपिक को आप वर्ड टू वर्ड पढ़ें। वर्ड टू वर्ड का मतलब है अक्षरांश, एक अक्षर भी छूटना नहीं चाहिए, और वो पूरा टॉपिक आप पढ़ लीजिए। टॉपिक पढ़ने के बाद में एक आप रजिस्टर बनाइए, मोटा सा रजिस्टर बनाइए, उसको भागों में सारे विषय में डिवाइड कर लीजिए या पतले पतले से रजिस्टर बना लीजिए। तो वो जो टॉपिक आप पढ़ेंगे ना उस टॉपिक से संबंधित जितनी भी आपको लगता है कि ये इस संबंध में ओटी बन सकती है, तो अपनी मर्जी से अपने शब्दों में वो ओटियाँ आप बना लीजिए, लिख लीजिए। देखिए लिखना बहुत ज़रूरी, लिखकर याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है एक रिसर्च में ये भी पाया गया है कि बच्चे अगर लिखकर याद करते हैं या ब्लैक बोर्ड से देखकर याद करते हैं वो हमेशा के लिए उनके कॉन्शियस माइंड में ऐड हो जाता है। और जब भी वो इस तरह के क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ना वो कॉन्शियस माइंड में जो क्वेश्चन होता है वो क्लिक हो जाता है एकदम से। तो आप उसको लिख लीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि लिखने से क्या होगा कि जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको आसानी होगी, आपको बुक खोलना नहीं पड़ेगा, इसलिए आप लिख लीजिए। तो उस टॉपिक से आप सारे ओटियाँ बना लीजिए अपने आप ही, कि जो आपको लगता है कि इसी तरीके से सारे टॉपिक्स की आप है ना ओटियाँ बना लीजिए। तो ओटी जब आप पाएंगे, देखेंगे कि आपका एक ओटी की ना एक रजिस्टर तैयार हो गया है, तो जब भी आप उस ओटियों को एक बार दोबारा से जब आप रिवीजन करेंगे तो उस ओटियों को पढ़ें आप। अब आपको दोबारा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जब आपके पूरे नोट्स बन जाते हैं तो अब आपका रिवीजन स्टार्ट होता है। जब आप रिवीजन करेंगे तो ध्यान रखिए ये पूरी जो ओटियां हैं रील की तरह आपके माइंड में चलनी चाहिए, इसके अलावा आपके दिमाग में कुछ और भी नहीं चलना चाहिए। आप बैठे हैं तो वही ना ओटियों की रील चलनी चाहिए जो भी आपने पढ़ा है। और साथ में अगर आप लेटे हैं है ना तो अपनी जो ओटी की जो आपकी बुक है ना वो अपने ना सिरहाने रख कर ही लेटिए, क्योंकि जहाँ कहीं भी अगर आप भूलते हैं, जब वो रील चलती है और जहाँ कहीं आप भूलते हैं तो तुरंत ही उस ओटी को देखकर है ना आप अपने डाउट्स को क्लियर कर लें। अगर आप अपने उस समय अपने डाउट्स को क्लियर नहीं करते हैं ना तो हो सकता है कि वो डिलीट होने के कगार पे है। तो इसीलिए तुरंत ही उसको पढ़ लें, उसको देख लें। और है ना ये रणनीति जो है ना, यही रणनीति है ना टॉपर्स भी अपनाते हैं। और जब
भी आप है ना रिवीज़न करें ना, तो अगर जब दूसरे चैप्टर का रिवीज़न कर रहे हैं तो पहले चैप्टर का भी रिवीज़न करें, तीसरे का कर रहे हैं तो पहले दूसरे चैप्टर का भी रिवीज़न करें, तब तीसरे का आप रिवीज़न करें। इस तरीके से ना आपके सारे ना रिवीज़न में आएंगे। तो ये बार बार जब हम इसको चीज़ को दोहराएंगे तो ये चीज़ हमें याद हो जाएगी और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये ऐड हो जाएगी। और जिस तरह से क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन जब आएगा तब आपके दिमाग से एकदम क्लिक हो जाएगा कि ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो सब एग्ज़ाम जो टाइम होता है ना, जब हम है ना टेबल के सामने बैठे हैं, स्क्रीन के सामने बैठे हैं, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड का बहुत बड़ा खेल होता है। चाहे हमने सब कुछ पढ़ लिया हो, अगर उस परीक्षा के एट द टाइम अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं करता है ना, तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। इसीलिए ठंडे दिमाग से एक लंबी सांस लीजिए और उसके बाद बैठिए और कहिए सब कुछ अच्छा होगा, है ना। तो टॉपर्स भी यही वाली रणनीति अपनाते हैं। ये मेरा 100% अपनाया हुआ फॉर्मूला है। मैं नेट हूँ, पीएचडी हूँ, सेट हूँ, सब कुछ हूँ, तो मैंने भी यही रणनीति अपनाई है। मैं आपको भी सलाह देती हूँ कि यही रणनीति, कि इसी रणनीति से अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली 100% आप कोई भी कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं। तो ये रिकमेंडेड वीडियो था, तो इस पे मैंने सभी को अच्छी जानकारी दी है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ दूसरों के साथ में इस बात को शेयर करें कि इस तरीके से पढ़ के देखें। जो लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं वो इस स्ट्रैटेजी को भी अपना के देखते हैं, हो सकता है सफल हो जाए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में, आप सभी सफल हों।